हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि पेशीय तंत्र। और पेशीय तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे लिम्ब मसल्स के बारे में। ठीक, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, लोकोमोशन मूवमेंट की प्रक्रिया होती है। तो इन लिम्ब से एसोसिएटेड जो मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं और वो उनका फंक्शन किस तरह से वो कार्य करती हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे अलग अलग पार्ट में। इसके पहले की वीडियो में आप लोग जो है स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लोको मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स आपको पढ़ाया जा चुका है। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मसल्स है, और मसल्स किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पेशियों के मैकेनिज्म को, यानी कि जो फंक्शन का मैकेनिज्म होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमें कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में जानना है, यानी मसल से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, एक बार पेशियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जब आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाया गया था तो उसमें मस्कुलर टिश्यू आपको बताया गया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि वहां थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया था, और यहाँ पर जो है मसल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल पॉइंट, यानी मसल्स से रिलेटेड क्या क्या स्पेशल पॉइंट होते हैं। तो जैसा कि पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। ठीक है, यानी कि पेशियों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान की एक शाखा है मायोलॉजी, जिसमें हम मसल्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। इसके अलावा मायोलॉजी आल्सो नोन एज सार्कोलॉजी, यानी कि मायोलॉजी को हम जो है सार्कोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मायोलॉजी कहिए या सार्कोलॉजी कहिए, दोनों चीज क्या है, एक ही है। इसके अलावा ऑल मसल्स ऑफ बॉडी डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, जितनी भी प्रकार की पेशियां हैं हमारे शरीर में, चाहे वो रेखित पेशी हो, चाहे आरेखित पेशी हो, चाहे हृदय पेशियां हो, सभी पेशियां जो है वो एम्ब्रियो के मेसोडर्म से डेवलप हुई हैं। ठीक है, मेसोडर्म से क्या हुई हैं, डेवलप हुई है। इसके अलावा अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाई मसल्स, यानी कि हमारे बॉडी का जो 100% जो वेट है, हमारे शरीर का जो 100% वेट है, उसमें 40 से 50% जो वेट होता है वो किसका होता है, उसमें किसका योगदान होता है, उसमें मसल्स का योगदान होता है। ठीक है, मसल्स का योगदान होता है, बाकी में एपिथेलियम और नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में जो पेशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या है, ऐच्छिक पेशी, यानी कि वॉलंटरी, या इसको हम स्केलेटल, या इसको हम स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें, वॉलंटरी को ऐच्छिक, स्केलेटल का मतलब कंकालीय, और स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड का मतलब होता है रेखित पेशी। ठीक है, दूसरा क्या है, इनवॉल्यूंटरी, या इसको हम स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्केलेटन से नहीं जुड़ी होती है, या इसको हम नॉन स्ट्रेटेड कहते हैं आरेखित पेशी, या इसको हम विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये पेशियां अनैच्छिक होती हैं, चिकनी होती हैं, अकंकालीय होती हैं, आरेखित होती हैं, और विसरल यानी कि अंतरांगीय पेशियां कहलाती हैं। और तीसरा क्या है, कार्डियक मसल्स, या इसको हम हिंदी में हृदय पेशियां कहते हैं। ये पेशियां केवल हार्ट में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी पेशी हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है और सबसे बड़ी पेशियां कहाँ होती है। तो पोजीशन की बात करें अगर, स्मॉलेस्ट मसल्स इज फाउंड इन मिडिल ईयर। मिडिल ईयर आप पढ़ ही चुके हैं,
तो ये एक बात आप ध्यान में रखिए कि जहां पर सबसे छोटी बोन पाई जाती है वहीं पर सबसे छोटी पेशी भी पाई जाती है, और जहां पर सबसे लंबी बोन पाई जाती है वहां पर सबसे लंबी पेशी उपस्थित होती है। तो आपको मालूम है कि स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, कहाँ पाई जाती है, मिडिल ईयर में पाई जाती है। तो यहीं पर जो है सबसे छोटी पेशी भी उपस्थित होती है। इसके बाद में सार्टोरियस, सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो आपको नाम याद रखना है सार्टोरियस। ठीक है, कहां पर? सार्टोरियस मसल्स सबसे लंबी पेशी है, कहां पाई जाती है? हमारे थाई में उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस जिसको हम बटक मसल्स भी कहते हैं, और साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, या इसको हम बटक मसल्स भी कहते हैं, बटक से एसोसिएटेड है। ये क्या है? लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो वो बटक मसल्स है, या इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्टेपिडस, स्टेपिडस स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी जो पेशी है वो कौन सी है? स्टेपिडस है, कहाँ पाई जाती है? मिडिल ईयर में उपस्थित होती है। इसके अलावा जॉ मसल्स, जॉ मसल्स का मतलब क्या है? जबड़े की पेशी, जिसका नाम क्या है? मैसेटर। ठीक है, जबड़े की पेशी को हम क्या कहते हैं? मैसेटर के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है? स्ट्रांगेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर की अगर हम बात करें कि मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि वो जबड़े की पेशियां होती हैं, जिसको हम मैसेटर के नाम से जानते हैं। आगे कुछ पॉइंट को देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स 639 मसल्स आर फाउंड। ठीक है, यानी कि मानव में लगभग 639 पेशियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, और ये सभी प्रकार की जो पेशियां होती हैं ये आपस में मिलकर हमारे शरीर में जो है अलग अलग कार्य करती हैं। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके बॉडी की मसल्स स्ट्रांग रहेगी तो आप भी क्या रहेंगे? स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, आपके शरीर का जो स्केलेटन सिस्टम है, जो आपकी हड्डियां हैं, वो भी मजबूत रहेंगी, क्योंकि ये पेशियां जो होती हैं वो हड्डियों के ऊपर आवरण बनाने का काम करती हैं, और ये आवरण जो है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर के हड्डियों को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। तो अगर आपके मसल्स स्ट्रांग हैं तो आप भी क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि मसल्स स्ट्रांग कैसे होगा? तो इसका एक उपाय है कि आप एक्सरसाइज करिए। ठीक है, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी पेशियां जो है क्या होंगी? स्ट्रांग हो जाएंगी, उसके जो फिलामेंट होते हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये मजबूती जो है काफी दिनों तक बनी रहेगी। ठीक है, तो मसल्स को स्ट्रांग रखना काफी आवश्यक है। तो 639 मसल्स जो है मानव में उपस्थित होती हैं, और 639 में से 400 पेशियां ऐसी होती हैं जो स्ट्रेटेड होती हैं। ठीक, यानी कि रेखित होती हैं। 400 मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड मोस्ट ऑफ द मसल्स आर फाउंड इन बैक रीजन। तो 400 पेशियां जो होती हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, और जिनमें से अधिकतर जो पेशियां हैं वो हमारे बॉडी के बैक रीजन में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो कितनी होती हैं? एंड नंबर इनका क्या है? नंबर ऑफ बैक मसल्स आर 180। ठीक है, बैक मसल्स का जो नंबर है वो कितना है? 180, यानी 180 पेशियां ऐसी होती हैं जो बैक रीजन में उपस्थित होती है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स, अगर हम बात करें कि मानव जाति में सबसे लंबी चिकनी पेशी कहाँ पाई जाती है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स इज प्रेजेंट इन यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, यानी कि गर्भवती महिला के गर्भाशय में जो स्मूथ मसल्स होती है वो सबसे
लॉन्गेस्ट मसल्स होती है, सबसे लंबी पेशी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है तो ये पेशियां जो है लगातार क्या करती रहती है, इनके लंबाई में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो गर्भवती महिला के गर्भाशय में सबसे लंबी स्मूथ मसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इन द मसल्स 75% वाटर 20% प्रोटीन। अगर हम 100% मसल्स के कंपोजिशन को देखें तो उसमें 75% क्या होता है, केवल वाटर ही होता है, ठीक है। और उसके बाद में 20% क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन आपको मालूम होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। एंड बचे हुए भाग में ग्लाइकोजन, क्रिएटिन और क्रिएटिन फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक आयन, अकार्बनिक आयन होते हैं जैसे K+, Na+, SCO3- वगैरह, ये सब आयन उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा पेशियां अपना काम करती हैं। इसके बाद में क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस ADP, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, थकान हो जाती है, ठीक है। तो उस दौरान जब हम रेस्ट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एट रेस्ट स्टेज, यानी कि विश्रामावस्था में जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उस दौरान क्या होता है, ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है और ADP के साथ मिलकर क्या करता है, ATP को रीजनरेट करता है, ठीक है। क्रिएटिन प्लस ATP, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एक चीज आपको और याद रखना है कि ये जो क्रिएटिन है ये मसल्स के अंदर क्या काम करते हैं, ये ATP को रीजनरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। जिससे हमारे पेशियों को नए सिरे से ATP मिल जाता है और पेशियां अपना काम दोबारा कर पाती हैं। इसके अलावा फास्फोजेंस, फास्फोजेंस मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या है, दीज आर हाईली एनर्जी ईएन बेस्ड कंपाउंड, ठीक है। ईएन बेस्ड कंपाउंड का मतलब क्या है, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। तो फास्फोजेंस क्या होते हैं, हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और व्हिच आर फाउंड इन द मसल्स, ये पेशियों के अंदर पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, ये पेशियों को एनर्जी देने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिपल स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इन द इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब आपको मालूम होगा जिसे हम हिंदी में आकशेरुकी प्राणी कहते हैं। इन द इनवर्टिब्रेट्स आर्जिनिन फॉस्फेट, ये चीज आपको याद रखना है कि इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, आर्जिनिन फॉस्फेट होता है और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, ठीक। तो इन द इनवर्टिब्रेट्स आर्जिनिन फॉस्फेट एंड इन द वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकी प्राणी क्रिएटिन फॉस्फेट एक्ट एज फास्फोजेंस, ठीक है। ये किस तरह से कार्य करते हैं, फास्फोजेंस की तरह काम करते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, आर्जिनिन फॉस्फेट होता है जो ATP को रीजनरेट करता है, और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है जो ATP को रीजनरेट करता है। दोनों में अंतर होता है। दीज कंपाउंड प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, और ये जो कंपाउंड है ये क्या काम करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसके बाद में ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रेक्शन केमिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद में एक केमिकल है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं EDTA, EDTA जिसका पूरा नाम है एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, ठीक है। एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में EDTA के नाम से जानते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो C10H16N2O8, ठीक है। C10H16N2O8। अब इसका फंक्शन क्या है,
इसका फंक्शन जो है लैब में किया जाता है। जब हम किसी एनिमल का डिसेक्शन करते हैं तो उसके बॉडी में इस केमिकल को डाल देते हैं, जिससे उसकी पेशियां क्या होती हैं, वो अस्थायी हो जाती हैं, उसमें कंट्रैक्शन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। EDTA इंजेक्टेड इनसाइड मसल्स कंबाइंड विथ Ca+ आयन एंड स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये जो केमिकल है वो कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, पूरी तरह से स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। ठीक, स्पीड की अगर हम बात करें कि मसल्स के अंदर जो स्पीड है वो किस तरह का, कितने सेकंड का होता है, तो अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इसका स्पीड जो होता है 0.1 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन में, एक कॉन्ट्रैक्शन का जो समय है, एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन का जो समय होता है, एक साइकिल का जो समय होता है वो कितना होता है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, हार्ट बीट में आपको बताया गया था, सिस्टोल डायस्टोल। इसका जो टाइमिंग होता है 0.8 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन का जो समय है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। और सबसे ज्यादा टाइमिंग स्मूथ मसल्स में होता है, जिस कितना होता है, 46 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन, 46 सेकेंड पर कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें कि मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आर ऑफ 2 टाइप। अब इसकी डिटेल को हम जो है मैकेनिज्म जब पढ़ाएंगे, मसल्स का मैकेनिज्म जो है तो डिटेल में बताएंगे, यहाँ पर आपको केवल नाम जान लेना है। तो पहला क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा क्या है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद में एक साइकिल को आपको समझना है, जिसको हम कोरी साइकिल के नाम से जानते हैं। अब एक कोरी साइकिल क्या है, तो मसल्स के अंदर आपको मालूम होगा, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा कार्य करते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस दौरान पायरुविक एसिड का अपघटन नहीं हो पाता है, तो पायरुविक एसिड से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थकान कहते हैं, थकान महसूस होती है। तो उस दौरान जो है एक साइकिल चलती है, इसको हम कहते हैं कोरी साइकिल। अब इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड, और जब ऑक्सीजन की कमी रहती है तो क्या हो जाता है, ये पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो क्या होगा कि जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन है, ठीक है, उस ग्लाइकोजन से क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है मसल्स को दिया जाएगा, जिससे दोबारा से एनर्जी रीजनरेट हो सके। तो इस तरह की साइकिल चलती है, लीवर ग्लाइकोजन, और लीवर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो होगा वो ब्लड में चला जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। और अगर मसल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा तो मसल्स क्या करेंगे, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको जमा कर लेंगे। अगर कमी है तो ये मसल्स जो है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरी साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में हम जो है स्ट्रेटेड मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि जो होती है, उसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही।